मुरझाए वनतास के पत्तों से रास्ता कट गया था। पुरवैया चलती तो ये पत्ते फड़फड़ाते और इधर उधर उड़ते। लाहौर के सर पर सूरज जैसे आग बरसा रहा था। एक ऊंचे लोहे के बंद फाटक के सामने नीम के पेड़ के साए में कुछ मर्द और औरतें खड़ी हैं। वहीं फाटक के ऊपर एक घुमावदार बोर्ड जिस पर लिखा है विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल लाहौर। फाटक के बाईं ओर थोड़ा हटकर अवंतास और गुलमोहर के पेड़ों के नीचे खड़े हैं बहुत से तांगे, एक्के और घोड़ा गाड़ियां। उनके अगल बगल बहुत से खूंचे वाले तरह तरह की नमकीन मिठाइयां लिए हुए। इस तपती दोपहरिया में भी एक आवाज धनकती हुई बहती है, चना जोर गरम लाया मैं बच्चों मजेदार चना जोर गरम। कहीं कहीं पेड़ों के साए में बीड़ी पीते हुए कई कोचवान और साइज इकट्ठा है और आपस में बातें कर रहे हैं। वहीं कुछ दूरी पर थोड़ा अलग थलग एक नौजवान भी खड़ा है, चमकता हुआ सफेद पठानी सूट, कंधे पर रुमाल, सर पर टोपी और पैरों में जरी का कामदार नागरा। बार बार जेब घड़ी को निकाल कर देखता है। बगल में खड़े हुए दुबले से लड़के से कहता है, मियाँ अली बख्श, आज तो 1:30 बज चुके, 5 मिनट पहले, अब तो 1:30 कल ही बजेगा, कहकर घड़ी बढ़ा देता है। दुबला सा लड़का घड़ी को देखता और कहता है, कुछ तो बचता ही होगा भाईजान, ये घड़ी ये घंटाल देखना मैं क्या जानूं, मैं तो ठहरा अनपढ़ गवार, बस आपकी। अली बख्श की बात को काट कर नौजवान कहता है, सीख लीजिए अली मियाँ, सीख लीजिए, जिंदगी में काम आएगी ये चीजें। स्कूल में तेज घंटी बजती है, ठन ठन ठन, चे चे गिर गिर करता हुआ लोहे का फाटक धीरे धीरे खुलता है। एक खाकी वर्दीधारे गुरखा गेट के बाहर निकलता है, उसकी बेल्ट में खुकरी लगी है। खुले गेट की तरफ मुंह करके कहता है, निकलो बच्चा लोग निकलो। ढेरों लड़कियां शोर करती हुई आपस में बातें करती हुई गेट के बाहर निकलती है। कुछ नकाब में, कुछ सलवार होते हुए, उनके हाथ में बस्ते हैं। कुछ लड़कियां नीम के पेड़ के नीचे खड़े लोगों के पास चली जाती हैं और कुछ लड़कियां खूंचे वाले के पास जाकर चीजें खरीदती हैं, कुछ तागे और घोड़ा गाड़ियों की ओर। सफेद सूट पहने नौजवान ध्यान से निकलती हुई लड़कियों को देखता है, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इस भीड़ में पहचानना मुमकिन नहीं है अली मियां, मैं तो पहले ही अल्ताफ से कहा था, खामखा की कवायद करवा रहे हो यार। चलिए अली मियां, बहुत हुआ। तेज रंग भरता हुआ रास्ते की दूसरी ओर खड़ी पिटन का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। साथ ही काला धुला लड़का तकरीबन दौड़ते हुए पिटन की दूसरी ओर का दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। इकबाल, चलिए पंडित जी, साइज हुजूर कहाँ चलेंगे? इकबाल, घर ही चलेंगे। पिटन आगे बढ़ती है। इकबाल, जरा दीजिए तो अली बख्श। इकबाल कुछ सोचते हुए, डायरी और कलम। अली बख्श से डायरी लेकर इकबाल कुछ लिखने लगते हैं। फिटन के अंदर बच जाती है सिर्फ घोड़ों के टापों की टिक टॉक जैसी आवाज। इकबाल के जहन में न जाने कितनी तस्वीरें उभर रही थी। तस्वीरें उजले और स्याह रंगों की, तस्वीरें गम और खुशी की, तस्वीरें एक वीरान हवेली में अकेले जिंदा रहने की सजा की। बार बार जहन में पहुंच जाता था उनके शरीके हयात करीबी का गुस्से में तमतमाता वो चेहरा। मेरे मायके में तो मेरी जूतियां भी सीधी करने के लिए बांदियां लगी रहती थी, और यहाँ आपके बावर्ची खाने के धुएं और घुटन में मेरी आंखें अंधी हो जा रही है। दम घुट रहा है मेरा, बस बहुत हो चुका। अभी अबू को खत लिखती हूँ, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई थी करीबी। बाकी रहा इकबाल का खाली पद, उनका बेइंतहा दर्द और उनकी नज़्में। कागज पर तेजी से चलने लगी कलम और उभरने लगी हुरूफ। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क की इंतहा और भी है। तही जिंदगी से नहीं है फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। धीरे धीरे नीम स्रोत को गुनगुनाती है इकबाल। पिटन लाहौर की गलियों और चौबारों से गुजरती हुई फूलों वाली गली के किनारे से अनारकली वाले मकान की ओर बढ़ती है, जहाँ इकबाल की कोठी है। कोठी आ गई भैया, बड़ा सा तिलक लगाए लंबी चोटी रखे कोचवान कहता है। इकबाल, शुक्रिया पंडित जी, आइए अली मियां। इकबाल ऐसे अंदाज में कहते हैं जैसे अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हो। घर की बैठक में दाखिल होकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। पीछे अली बख्श भी अंदर आता है और उसके पीछे तिलक लगाए पंडित। अली बख्श कुर्सी तक आता है। भाईजान, पंडित गंगाधर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इकबाल चेहरा उठाते हैं। हाँ कहिए पंडित जी। पंडित गंगाधर हाथ जोड़कर, परसों दिवाली है बबुआ, अगर कुछ त्योहारी मिल जाती तो नाती पोतों के लिए मिठाई ले जाता। क्यों नहीं क्यों नहीं। जेब से कुछ नोट निकालकर पंडित गंगाधर की तरफ बढ़ाते हुए इकबाल कहते हैं, मिठाइयाँ ले लीजिएगा और पटाखे भी, बहुत शुक्रिया हुजूर। अच्छा पंडित जी, आपको मालूम है आज से सिर्फ 125 साल पहले मेरे पुरखे ब्राह्मण थे, कश्मीर के सफरू ब्राह्मण।
वो तो आपके रंगे से ही पता चलता है सरकार कि आपके रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। हाँ पंडित जी, इकबाल धीरे से कहते हैं। देर न कीजिए, अभी बाजार से कुछ मिठाइयाँ और पटाखे लेकर घर चले जाइए। जी सरकार, कहते हुए पंडित गंगाधर बाहर चले जाते हैं। शाम हो चुकी है, ढलते सूरज की गुलाबी रोशनी खिड़की की झिर्रियों से कमरे के अंदर झांक रही है। बिल्कुल मामूली सा कमरा, बाईं ओर एक कुर्सी और एक मेज जिस पर रखा एक टेबल लैंप, कमरे के बीच में पीछे की ओर एक दीवान, उसके बगल में रखी एक अलमारी, कमरे के दाहिने और एक आराम कुर्सी और बगल में एक स्टूल और फ्लोर लैंप। आराम कुर्सी पर अधलेटे इकबाल, ग्रामोफोन से उभर रही है एक सुरीली सी आवाज, एक सूफियाना कलाम, कमरे में जैसे सुकून बिखरा हुआ हो। अंदर के दरवाजे से वही काला छोटा लड़का अली बख्श हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आता है और कहता है, लीजिए भाईजान। इकबाल, हाँ लीजिए, शुक्रिया, रख दीजिए। अरे वाह, नान खटाई भी। इकबाल खुश होते हुए कहते, कहाँ से लाए? अली बख्श, अभी दोपहर को बताशे वाली गली तक गया था भाई, वहीं से लाया, ताजे निकल रहे थे तंदूर से। इकबाल चाय का कप उठाते हैं, बाहर वाला दरवाजा खुलता है। भाई वाह, शाम की चाय, वो भी अकेले अकेले, हंसते हुए। अचकन चूड़ीदार और काली टोपी में एक नौजवान दाखिल होता है। चेहरे पर काली बड़े सलीके से तराशी हुई दाढ़ी, बड़ी बेतकल्लुफी से तख्त पर बैठता है। सुनाइए इकबाल भाई, कैसी रही आपकी दोपहर? लड़के की ओर देखते हुए इकबाल कहते हैं, एक और चाय ले आइए अली बख्श। लड़का अंदर चला जाता है। इकबाल, दोपहर क्या बीती अल्ताफ, धूप क्या थी, आग बरसा रही थी, और फिर इतनी लड़कियों में किसी एक का पहचानना नामुमकिन था। अल्ताफ, मेरी बात पर यकीन कीजिए इकबाल भाई, बड़ी बाहया, घर को जोड़ कर रखने वाली लड़की है सरदार बेगम। आपकी सूख चली जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। इकबाल, यार अल्ताफ, ये बताओ क्या ये मुनासिब होगा? अल्ताफ, बिल्कुल होगा यार, देखो भाभी जान ने तो एक तरह से तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ ही दिया, कैसे कटेगी ये पहाड़ सी जिंदगी इन्हीं अली मियाँ के सहारे? अचानक बेहद संजीदा होते हुए इकबाल कहते हैं, अल्ताफ, मुट्ठी भर रेत बटोरी थी मैंने, सोचा था मेरी मुट्ठी में उजले चमकीले रेत के रेशे कैद हैं, उंगलियों के कोनों से जाने कब बह गई वो रेत पता ही न चला, जब मुट्ठी खोली तो कुछ भी नहीं था। अल्ताफ, ये जिंदगी है इकबाल भाई, सचमुच की जिंदगी, आपकी शायरी और नज्मों का आलम नहीं। यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, सोच लीजिए। इकबाल, सोचना क्या है अल्ताफ, तुम हामी भर दो। वाकई कैसे कटेगी ये जिंदगी, ये अकेलापन जैसे काटने को दौड़ता है। अरसा हो गया घर का खाना खाए, वही कभी लड्डन कबाबिया तो कभी ताज भाई की बिरयानी। अल्ताफ, तभी तो कहता हूँ यार इकबाल, तुम्हारे सिर्फ एक हाथ से सब कुछ बदल जाएगा। लड़का हाथ में चाय की प्याली पकड़कर आता है और अल्ताफ की तरफ बढ़ा देता है। लीजिए भाई चाय। चाय की प्याली अल्ताफ को पकड़ाता और वही जमीन पर उठूं बैठ जाता है। अल्ताफ चाय पीते पीते, ठीक है तो फिर बता देता हूँ, और उन लोगों को मौलवी साहब से भी मिलकर निकाह की तारीख भी निकलवा दूंगा। इकबाल, हाँ अल्ताफ, लेकिन सब कुछ बड़ी सादगी से होना चाहिए, कभी कभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। शेक्सपियर ने लिखा है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। इंग्लिस्तान में पढ़ा था, उसका लबोलबाब ये है कि अल्ताफ की जिंदगी के मायने कुछ भी नहीं है। अल्ताफ, ये आपके फलसफे मुझे समझ में नहीं आते इकबाल मियां, मैं तो चलता हूँ, निकाह की रजामंदी लूंगा और फिर मौलवी साहब से भी मिलना है, ढेरों काम है, कहकर टोपी संभालता हुआ तेजी से बाहर निकल जाता है। और अली बख्श दोनों चाय की प्याली उठाकर अंदर चला जाता है। हफ्ते भर के अंदर अल्ताफ की कोशिशों से सरदार बेगम और मोहम्मद इकबाल का निकाह हो जाता है, लेकिन अभी रुखसती नहीं होती। गुलाबी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, सर्द पछुआ हवाएं चलने लगी है। एक शाम अपनी बैठक में बैठकर कोई नज्म लिखने में मसरूफ है इकबाल। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मोहम्मद इकबाल साहब के लिए खत है, बैरंग, जरा देखिए तो अली बख्श। उनका खादिम दौड़ता हुआ दरवाजे को खोलता है। एक खाकी वर्दी खाकी टोपी पहने डाकिया कमरे के अंदर दाखिल होता है, हाथ में खत है और कहता है, मोहम्मद इकबाल साहब के लिए खत है, लेने के लिए एक आना पैसा देना होगा, डाक खर्च। अपनी जेब से पैसे निकालते हुए इकबाल कहते हैं, ले लीजिए अली मियां, खत ले लीजिए, और ये रहे 2 आने, एक आना डाक खर्चा और एक आना डाकिया बाबू की बख्शिश। लड़का दौड़कर पैसे लेता है और डाकिया को देता है। शुक्रगुजार हूँ साहब, चलता हूँ, सलाम, कहकर डाकिया चला जाता है। इकबाल मेज के पीछे वाली कुर्सी पर बैठते हैं और खत पढ़ने लगते हैं कि अचानक खड़े होकर तेजी से कमरे में चहलकदमी करने लगते हैं। अचानक धम से तख्त पर बैठ जाते हैं और फिर खत को पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत गुस्से में खत को तोड़ते मरोड़ते हैं, फिर कमरे में चहलकदमी करने लगते हैं और आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। धीरे से आवाज लगाते हैं, अली बख्श, थकी मुरझाई सी आवाज, अली बख्श, आया भाई। अंदर से आवाज आती है और वो दौड़ता हुआ इकबाल के पास आता है। इकबाल,
जरा अल्ताफ भाई के पास चले जाइए और भाई हमने याद किया है इसी वक्त। अली बख्श, जी जाता हूँ, कहकर लड़का दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे इकबाल मेज तक जाते हैं, दोनों हाथों को मेज पर टिकाकर खुद अपने आप से ही बोलते हैं, किस मोड़ पर ले आई है जिंदगी मुझे, क्या कहीं मेरे लिए भी थोड़ा सा सुकून नहीं। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद करीबी वाला हादसा, और अब ये यकीन नहीं आता इस खत में जो लिखा है वो सच हो सकता है। लेकिन आपके बगैर धुआं उठता है कभी? फिर से थोड़ी थोड़ी खत को पढ़ते हुए आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हर कदम जिंदगी इम्तिहान ले रही है। मैं थक सा रहा हूँ। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अल्ताफ तेजी से अंदर आते हैं। अल्ताफ, माजरा क्या है भाई? ऐसे भी क्या जल्दी थी? जल्दी थी अल्ताफ, और माजरा क्या है ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अल्ताफ, तब भी कुछ तो बताइए। इकबाल, आप किसी तौसीफ को जानते हैं? अल्ताफ, तौसीफ? याद तो नहीं पड़ता। कोई तौसीफ है जो सरदार बेगम की बेहद करीब है। अल्ताफ, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मामला क्या है? इकबाल, ये खत पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अल्ताफ, आप ही पढ़ दीजिए। इकबाल भाई, मैं अपनी ऐनक भुलाया हूँ। इकबाल लिफाफे से खत निकालते हुए, डाकखाने की मोहर से पता चलता है लाहौर में इस खत को पोस्ट किया गया, लेकिन लिखने वाले का कोई अता पता ठिकाना नहीं। खत का मजमून भी इस तरह है, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आपकी नज़मों के जरिए आप जैसे अजीम शख्सियत और नेक इंसान के साथ जो हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सारे वाक़े से बहुत बखूबी वाकिफ हूँ। आपकी शरीके हयात सरदार बेगम जो विक्टोरियागंज स्कूल में पढ़ती थी, जिससे चाहे आप क्यों पर दिलो दिमाग से मोहल्ला बिल्ली मारान में रहने वाले तौसीफ अहमद की हैं। मैं कोई हवाई किला नहीं बांध रहा हूँ। इकबाल मियाँ, अभी इसी जुमेरात की शाम को मैंने आपकी शरीके हयात को मियाँ तौसीफ के साथ चौक बाजार में देखा। क्या जायज़ है किसी शादीशुदा औरत के लिए? आप खुद सोचिए, खुला चेहरा बिना नकाब के बाजार में घूमती आपकी शरीके हयात किसी पराये मर्द के साथ कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, सारे शहर में आपकी बदनामी हो रही है, शोधे आपका नाम लेकर खीसे निपोड़ते हैं और आपको इसका इल्म भी नहीं। आपकी नज़रों से आपकी सलाहियत, आपकी इंसानियत और आपके इल्म के बारे में जाना, इसलिए ये खत लिख रहा हूँ, आप खुद पता कर लीजिएगा। इकबाल भाई, इकबाल, बस इतना ही, आगे ना तो कोई नाम दिया है और ना पता। बताइए अल्ताफ मियाँ, हम क्या करें? अल्ताफ, आप ख्वाह परेशान हो रहे हैं। इकबाल मियाँ, ये गुमनाम खत है, ये जरूर किसी शोधे की हरकत है, आप लोगों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मैं पता करता हूँ। इकबाल, कुछ भी हो अल्ताफ, असलियत मालूम पड़नी चाहिए, और जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाता तब तक रुखसती रहने ही दीजिए। दूसरी बात, कोई खतरा मोल नहीं ले सकता मैं। अल्ताफ, आप जैसा वाजिब समझे वैसा करें, लेकिन इस बात की असलियत मैं पता करता हूँ। इजाजत। इकबाल, ठीक है अल्ताफ। अल्ताफ कमरे से बाहर चले जाते हैं और इकबाल किसी गहरी सोच में आराम कुर्सी पर निढाल पड़ जाते हैं। जाड़े बीत जाते हैं, मौसम बहार की सुबुगाहट फिजाओं में दिखने लगी और खुलने लगी हवाओं में फूलों की खुशबू। दिन के तकरीबन 9 बजे हैं, गुलाबी धूप खिल गई है, बैठक के दरवाजे खुले हुए हैं, तभी खिलखिलाता हुआ चेहरा लिए अल्ताफ बैठक में दाखिल होता है। अल्ताफ, सारी परेशानियां खत्म हुई है? अखबार लिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पहली खबर तो ये कि ये सारी कारस्तानी उसी मोहल्ले में रहने वाले जलील मियाँ की थी। खिताबत से पता चलता है कि खत जलील ने ही लिखे थे। बदनामी के डर से उसे पुलिस के हवाले तो नहीं किया गया, लेकिन अब वो लाहौर में नहीं रह सकेगा। आप यकीन से ये बात कह रहे हैं? हाँ, यकीन से कह सकता हूँ। मैंने खुद उससे बात की। और ये दूसरा खत लीजिए। अपनी जेब से एक खत निकाल कर इकबाल की ओर बढ़ाते हैं। पढ़ लीजिए, सरदार बेगम का खत है। अब मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी लीजिए। नहीं, फिर कभी। इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, चौक पहुँचना जरूरी है। आराम कुर्सी पर बैठकर फ्लोर लाइट जलाते हैं और खत को देखते हैं। खुशबूदार कागज पे लिखे हुए मोतियों से लफ्ज, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मजबूरी में आपकी ये बांदी आपको ये खत लिख रही है। ये पहला और आखिरी खत है। मुझे बेहद अफसोस है कि आपने उन भुगतानों पर यकीन कर लिया जो मुझ पर लगाए गए। मेरा निकाह आपके साथ हो चुका है और मैं दूसरे निकाह का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसी हालत में मैं अपनी पूरी जिंदगी बसर करूंगी और रोज़े क़यामत आपके दामनगीर होंगी। आपकी सरदार। खत को पढ़ने के बाद मेरे ख्यालों में डूबे एक बार कहते हैं, फिर वही सवाल खड़ा होता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इकबाल, अली बख्श आवाज लगाते हुए दौड़कर चले जाइए जरा अल्ताफ भाई के यहाँ, और कहना हमने याद किया है, रुखसती की तारीफ तय कर ली है। अली बख्श, ये बड़ा अच्छा किया आपने बड़े भाईजान, इस सोने बड़े घर में फिर से रौनक आ जाएगी। बस मैं यूं गया और यूं उनको लेकर आए। इकबाल मेज तक जाते हैं, आखिरी डायरी को उठाते हैं और खड़े होकर
लिखने लगते हैं। परेशान कार उबारे आशनाई, परेशान तर मेरी रंगीन हवाई, कभी मैं ढूंढता हूँ लज्जते बस, खुश आता है कभी सोचे जुदाई। शगुन शुभात से दरकता हुआ एक रिश्ता टूटने से बच गया। कागमर इकबाल साहब और उनकी शरीकी हाय सरदार बेगम ने एक दूसरे के साथ निभाया और ढेरों खुशियां से। बहुत बहुत शुक्रिया सालिहा सिद्दीकी साहिबा, रुखसती अपना अफसाना पढ़ रही थी। सालिहा हज़रात, ये भारतीय भाषा केंद्र में जहाँ हम बैठे हैं, उस प्रोग्राम में दो महापुरुष प्रोफेसर नामो सिंह साहब और प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब, जिनके ख्वाबों की ताबीर ये भारतीय भाषा केंद्र ये हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ है। और मोहम्मद हसन साहब का जिक्र इसलिए कि उनके जिक्र के बगैर रतन सिंह का कोई जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। उनसे जो एक रिश्ता था, खास रिश्ता था। यहाँ डॉक्टर कासिम साहब, प्रोफेसर खालिद राम साहब, प्रोफेसर अनवर बादशाह साहब तशरीफ रखते हैं। हमने मोहम्मद हसन साहब को यहाँ देखा, उससे कभी कभी बातें करने, उनसे पढ़ने का मौका मिला। ये सच है कि खालिद साहब को भी बेहद अजीज रखते थे प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद हसन की जो भी इल्मी अदबी रिवायत है, उसके अमीन और उसके जानशीन वो प्रोफेसर अनवर बादशाह साहब हैं। इस पे दुनिया ने इत्तेफाक कर लिया है, दुनिया ने इसे तस्लीम कर लिया है। मोहम्मद साहब ने दो बातें कही थी रतन सिंह साहब के बारे में, वो मैं अपने तमाम अफसाना से भी शेयर करना चाह रहा हूँ। दो बातें, एक तो ये कहा था, जो जुमले बहुत मशहूर हुए थे कि रतन सिंह उर्दू अदब को एक खलील जिब्रान मिल गया है, ये जुमला बहुत मशहूर हुआ था। और एक और बात कही थी उन्होंने कि इख्तिसार जो है वो रतन सिंह के अफसानों की खुसूसियत है, वो अफसाना नहीं लिखते बल्कि अफसाने में गजल लिखते। ये कुछ जुमले थे जो बहुत मशहूर हुए थे। इसमें बहुत से इशारे पोशीदा है। रतन सिंह साहब की जो रिवायत है वो कौन सी रिवायत है, आपको गुफ्तगू भी करेंगे हम।